अभी तक कराची वालों के तौर तरीके नहीं समझा। बकरे की ख़रीदारी के लिए मंडी से लोग निकल रहे थे तो बोल कुछ नहीं रहे, एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, मुंह में मावा भरा हुआ है और एक दूसरे को लानते दे रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे लानते देते हुए जा रहे हैं। तो मैं परेशान हो रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। ये मैं बड़ा जहन पे जोर डाल रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है। बार बार एक दूसरे को पूछें, कोई जानवर लेके वहां से निकल रहा है, दूसरा आदमी गेट पर खड़ा हुआ, उससे पूछो, और वो आगे से कह रहा, लानते देते हुए जा रहे हैं। मैं एक के पास गया, मैंने कहा यार ये क्या तुम लोग एक दूसरे को लानते दे रहे। कह रहे नहीं, ये जानवरों की कीमत पूछ रहे हैं, हम जानवरों की कीमतें बता रहे हैं कि ये 50 का लिया। मैंने कहा यार ये बहुत ज्यादा आप तरीके से मतलब बता रहे हैं लोगों को। मैं भी हैरान हो रहा हूँ, सोच रहा हूँ यार ये इतना अरसा हो गया कराची शहर में रहते हुए, अभी तक इनके तौर तरीके नहीं सीखे। चलो ये भी है, लेकिन इससे मुझे ये अंदाजा हो गया लानते देख देख के कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, जानवर कितने महंगे हो गए। यकीन करें लोगों ने एक दूसरे को इतनी लानते दी, इतनी लानते दी। मैं लानते गिन गिन के बता रहा था, अच्छा यार ये इतनी लानतों वाला जानवर लेकर गया। तो बस ये मैं भी मतलब ये कि हैरान होता हूँ हमारे यहाँ महंगाई को देख के। जानवर बड़े महंगे हो गए और अजीब व गरीब किस्म की डिमांड्स हैं जानवरों की। बच्चे तक जो हैं इतने मटीरियलिस्टिक हो गए, महलों में शोबाजी, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो कोशिश कर रहा है कि भाई मैं ज़्यादा बड़ा जानवर लाऊं, दिखाऊं। जो आता है वो पूछता है भाई जानवर कितने का, थोड़ा ज़्यादा ही बताऊं, हैं इस मामले में झूठ ना चढ़ूं। क्यों? अच्छा एक साहब थे, उनसे मैंने बोला यार ये जानवर कितने का लिया। कह रहे हैं यार 5.5 लाख का। मैंने कहा यार झूठ नहीं बोला। कह रहा मुंह से व्यापारी ने 5.5 लाख के बोले थे। ये अलग बात है कि मैंने 3 में खरीद लिया, ये मेरी भाई टैलेंट है। मैंने कहा हाँ ये आपका टैलेंट है। खैर एनीवे, लोग आज क्योंकि मसरूफ़ होंगे इसमें। देखो भाई ये दिलों का हाल तो सिर्फ मेरा रब जानता है कि किस में कितना खुलूस है। अब कोई नुमाइश करता है नहीं करता, उसकी नीयत के बारे में हम लोग नहीं कह सकते कि उसकी कुर्बानी की नीयत नहीं है, क्योंकि नेकी का काम तो इंसान जो है वो ज़ाहिर में करे या पोशीदा करे, तो ज़ाहिरी बात है इसका फ़ैसला तो मेरा रब ही करेगा कि किसको कितना सवाब मिलेगा। ताहम यह है कि हमारी कौम में कुर्बानी करने का जज्बा ज़रूर है। मसला सिर्फ इतना है कि ना पैसे नहीं। और मैं आपको बताऊं, मैं जब देखता हूं गरीबों को और जब मैं मुफलिसों को देखता हूं कि उनके बच्चे जो हैं वो तकाजा करते हैं कि अब्बा ज़रा जानवर लेकर आना है, और वो हीले बहाने करते हैं, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। नीयत भी है उन लोगों की, और वो सिर्फ इसलिए कुर्बानी का जानवर नहीं ख़रीद सकते क्योंकि उनके पास पैसे। मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मेरे दिल पर क्या गुजरती है। मतलब आप लोग तो बहुत सारे अक्सरियती लोग तो बेस हो गए ना, हमारी कौम के लोग तो दे डोंट केयर, मरता है मरे, भूखा रहता है रहे, डोंट केयर एटीट्यूड मैंने देख लिया है। आप लोगों को मैंने देख लिया, आप हो क्या। आप लोग तो यकीन करो यार, किसी का जनाजा हो, जनाजा पढ़ने नहीं जाओ आप, मैं आपको सही बता रहा हूँ। फिर आप लोग कहते हो एंकर आके हमारी खिंचाई करता है। आप लोग ऐसे इतने मुफाद परस्त और मतलबी हो गए, और मुकाबलों में आप टाइट हो। अभी रिश्तेदारों के पास जाओगे, यकीन करो हसद उरूज पर होगा आपका। तो मैं अब आप लोगों की ज़्यादा खिंचाई और आप लोगों की ज़्यादा वो करना नहीं चाह रहा, लेकिन आप लोगों की बेहिसी को एक तरफ रखते हुए यकीन करो ईद पर बहुत सारे लोग शॉपिंग नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं। बहुत सारे लोग पूरा साल गोश्त नहीं खाते क्योंकि उनको नसीब नहीं है। आप उन सब लोगों के बारे में सोचो। रुपया पैसा, मेरे देखने वालों के पास रुपया पैसा बहुत है, ये मैं बता दूं, क्योंकि कंगला मेरा प्रोग्राम देखकर करेगा क्या, सिवाय ये कि खुद को कोसेगा या फिर मुझे। लेकिन ये कि अल्लाह माफ़ करे, असल बात ये है कि आप लोगों को इसको अंडरस्टैंड कर। खैर मेरे साथ एक बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब अतीक रहमान साहब, जो कि एक ताजिर सनतकार रहनुमा भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं और फिलैंथ्रोपी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। ये जो जिन कामों का मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नेकी के काम करने के लिए ज़रूरी हैं, उसमें भी अपना एक किरदार अदा करते हैं। तो अतीक रहमान साहब से मैं सवाल करूँगा, तारुफ मैंने इनका करा दिया, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा, फिर अपनी गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे।
खैर आई हैव हैड इनफ, क्योंकि बात यह है कि महंगाई जो है उसको कंट्रोल करना मेरे ख्याल से अब किसी के बस में भी नहीं है। हर आदमी एक्सप्लेनेशन देता है। मैं चाहूँगा जो इस शोबे के अंदर एक महारत भी रखते हैं, बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, अतीक रहमान साहब मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं, तज्जियाकार हैं, उनसे पूछता हूँ सर महंगाई की सूरत हाल क्या है, और बिलखुसूस त्योहारों के बाद जो एक महंगाई में हम देखते हैं कि एक लहर आती है नई महंगाई की, उसकी सूरत हाल के मुतल्लिक मैं चाहूँगा कि आप एक जायज़ा दें। जी बहुत शुक्रिया। बात सारी है कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जब हमारे यहाँ त्यौहार आते हैं जिनका आपने जिक्र किया कि कई लोगों को कुर्बानी करना नसीब नहीं है, कई लोगों को वो चीज़ें खाना पीना नसीब नहीं है जो कि उनके बेसिक राइट्स हैं, तो अब देखते हैं जब त्यौहार आते हैं तो ये उनका हक बनता है कि वो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं से हासिल करें, और कोई जो इस काबिल है वो मुस्तहिकीन तक इसको बाइज़्ज़त तरीके विद डिग्निटी, चैरिटी विद डिग्निटी, उसको बाइज़्ज़त तरीके पहुँचाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि महंगाई का आलम यह है कि इसमें भी कुछ रुकावटें आ रही हैं। मैं जैसे आपको इसका जिक्र इस तरह से कर सकता हूँ कि हमारे मुल्क में महंगाई मुस्तकिल बढ़ती चली जा रही है और इसका कम होने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, और मैं नहीं समझता कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर कोई सवाल भी करे तो ये कह सकूं कि महंगाई कहीं कम होगी। महंगाई कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी और कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। ये बात हम इकोनॉमिकली करें। मैं आपको बताता हूँ इसके दो बेसिक रीज़न है जिसको अगर हम देख लें और समझ लें तो बहुत बात आसानी से समझ में आती है कि ये महंगाई कब रुक सकती है और महंगाई क्यों नहीं रुक रही। देखिए हमारे पास एक लेवल है बर्डन, और वो बर्डन क्या है, वो दो बर्डन है हमारे पास। एक कर्ज़ों का बोझ है। देखिए ये तो कोई बात ना हुई कि हम अपनी सड़कों को, अपने एयरपोर्टों को भी गिरवी रखाकर अपना मुल्क अपने फिस्कल डेफिसिट्स को पूरा करें, अपने गवर्नमेंट को चलाने के लिए हम कर्जे लें, तो ला मोहल्ला इसका असर डायरेक्टली आवाम पे पड़ता है जब कर्जदार होंगे और कर्जे बढ़ते चले जाएंगे। और मैंने कहा बर्डन और ट्रिमेंडस बर्डन, 118 बिलियन डॉलर इज्जत आपके पास कर्जा है जो कि आपने उतारना है। एक्सटर्नल डेट, डोमेस्टिक डेट तो ट्रिलियंस में, ये एक बहुत बड़ा बर्डन है। दूसरा आपके पास जो बर्डन है वो ये कि आपका इंपोर्ट बिल मुस्तकिल बढ़ता चला जा रहा है, 58 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। देखिए आपने अगर अपने इंपोर्ट बिल को इस तरह बढ़ाना है तो साथ में आप ये भी देख लें कि कुछ दिनों तक जो हमने बहुत खुशी मनाई कि करंट अकाउंट डेफिसिट से सरप्लस पे चला गया, आज 1.8 बिलियन पे हमारा जो है ना करंट अकाउंट डेफिसिट फिर खड़ा है, आ गया। ये सारे प्रॉब्लम्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसका डायरेक्ट असर लोगों पे पड़ेगा, कंज्यूमर गुड्स पे पड़ेगा। फिर हम देख रहे हैं कि हमारे गैस के प्राइसेस बहुत हाई हैं, हम हाईएस्ट टैक्स पेड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स हैं, हमारे पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। ये तमाम चीज़ों को जब हम मिक्स करते हैं एक कॉम्प्रीहेंसिव एक्टिविटी क्रिएट होती है जो इन्फ्लेशन की शक्ल इख्तियार करती है। जब इन्फ्लेशन आता है तो ला मोहल्ला इन अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। जब अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है तो हम देखते हैं कि ये सब जब मिक्स होता है तो एक ऐसी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाती है। फिर मैं ये बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे पास जो महंगाई बढ़ने का एक और रीज़न है वो है हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। 60% इनडायरेक्ट टैक्सेस ऊपर से लेके नीचे तक, मोची हजाम जिसको भी ले ले आप वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की लपेट में। वो इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होने के बजाय फिर से बढ़ने शुरू हो गए। मुझे समझ नहीं आती कि फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस को आगे लाएंगे। डायरेक्ट टैक्सेस तो पहले ही इतने ज्यादा हैं, 40% उनको आपने कम करना है, आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कम करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस मजीद बढ़ गए। जब इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते हैं इसका डायरेक्ट असर आवाम पे पड़ता है, जब आवाम पे पड़ता है तो ला मोहल्ला महंगाई अपनी हदों को छूती है, अपनी हदों से बाहर निकल जाती है। ये बड़ी अहम बात आपने की है, बल्कि बात नहीं, इसमें बहुत सारे नुकात आपने पेश किए हैं और अलार्मिंग भी हैं, और मेरे ख्याल से इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो आपने ज़्यादा करके एग्जेजरेट करके बताई हो। अब इन रियलिटी आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ सर, ये पहली इन्फ्लेशन की तो नहीं है, आपको पता है ये सीरीज़ ऑफ इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट्स हमारी इकॉनमी पर आ रहे हैं। जब से ये गवर्नमेंट आई है यके बाद दीगरे एनर्जी प्राइसेस के अंदर इजाफा और भी दीगर चीज़ों को, मैं ये नहीं कहता इसके लिए गवर्नमेंट को मैं रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूँ, हो सकता है बैनुल अक़वामी सूरत हाल भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, बट हाउ मच मोर कैन वी टेक। आपने अभी जो बात की कि अनएम्प्लॉयमेंट भी इससे बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ये तो मईशत के दरमियान, दो मईशतों के दरमियान जो अगर आपने मुवाजना करना हो तो इन्हीं को यूज़ करते हैं। वी आर नॉट डूइंग वेल बाय इकोनॉमिक टर्म्स। क्या कहते हैं आप? जी बड़ा हरकुलियन टास्क है। अगर साइज ऑफ इकोनॉमी आप देखें अली
तो आपको अंदाज़ा होगा कि साइज ऑफ इकोनॉमी जो है वो सुकड़ रहा है, ग्रोथ जो है उसका पोटेंशियल काफ़ी लीकेज की तरफ है। इसको इम्प्रूव करने का मेरे पास तो एक ही तरीका और एक ही सजेशन है, वो ये कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को जिस हद तक हो बढ़ाएं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है, हमें इस फैक्ट को मानना पड़ेगा कि वो इस बात को मानते हैं कि जितनी एक्सपोर्ट बढ़ेगी आगे उतना ही एक और सोर्स ऑफ रेवेन्यू डेवलप होगा। ठीक है, अब अगर हम ये कहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो $25 बिलियन तक आके रुक जाती हैं, 2013 में पहली दफा हमने $25 बिलियन किया, वो $25 बिलियन के बाद हम 22 बिलियन 23 बिलियन पे खड़े होते हैं। आज हम कुछ जाके $25 बिलियन के फिर कर, देखिए ये जो सेंट्रल स्टेट्स हैं आपकी, ये सेंट्रल स्टेट्स आपका फ्यूचर है। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ा मैग्निफिसेंट स्टेप लिया है। इस स्टेप से ये होगा कि अगर हम प्रैक्टिकली इसको कर सके, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम्स है। देखिए, रेल रोड्स, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएंगे, बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स आप समझते हैं, इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब जो भी हम इनके साथ अगर ट्रेड कर सकते हैं तो वो बाई एयर कर सकते हैं। रीजनल कनेक्टिविटी आसान है, बाई एयर दूर नहीं है, इनके डिस्टेंसेस नहीं है, तो अभी हम छोड़ दें रेल के रोड्स को, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ दें, ये सब बातों को छोड़ के हम बाई एयर इसको करें, शिपिंग को छोड़ दें। एक छोटी सी ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को यहीं से आगे लेकर जाएंगे जहां बात कर रहे हैं, क्योंकि जहां मवासलात का निज़ाम, कम्युनिकेशन का सिस्टम जो है वो ठीक होगा, वहीं निज़ाम आगे बढ़ेगा। लेकिन ऑप्शंस इन्होंने बता दी कि ये ऑप्शन है, लेकिन जो हमें यूज़ करनी चाहिए वो ये वाली। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अतीकुर रहमान साहब से बात हो रही थी और मवासलात के मुतल्लिक बता रहे थे कि मवासलाती निज़ाम ठीक है, आप ये ठीक करो, वो ठीक करो, लेकिन जो करने की ज़रूरत है वो ज़रूर पहले करो। तो जी अतीकुर रहमान साहब, आप इलेबोरेट करें अपने पॉइंट को जो आप कह रहे थे, ताकि लोग उससे समझ सकें। जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक एक्सपोर्ट्स के ग्रोथ का ताल्लुक है, हमें बहुत सीरियसली इसको देखना पड़ेगा। देखिए, मैं बात को इस तरह से समझाता हूँ कि एफबीआर का जो इस बार का टारगेट है, जो इंजेक्टेड रेवेन्यू टारगेट कहते हैं जिसको हमारी ज़बान में, वो 5,800 बिलियन रुपए है। इसमें से आधा तो डेट सर्विसिंग पे चला जाता है, गवर्नमेंट के पास बचता ही कुछ नहीं कि वो मुल्क के हालात और इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की पर या किसी और चीज़ों पे पैसा लगाए। तो उसको लामोहला जो है ना, फिर चीज़ों को लोन्स बोरो करने के लिए फिर कई चीज़ों को मॉर्गेज भी रखना पड़ता है और बहुत सारे ज़राए हैं जिसमें कर्जों पे जाना पड़ता है। अब ये कोई इकनॉमी चलाने का तरीका नहीं हुआ कि कर्ज लेकर कर्ज उतारना, ये सबसे मुश्किल काम है जो डायरेक्ट इफेक्ट लोगों की चीज़ों पे कर रहा है और महंगाई को बुलंद करने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। इकोनॉमिकली स्पीकिंग करना ये चाहिए पाकिस्तान को कि अब रेवेन्यू जनरेट करने का जो दूसरा टूल है वो है हमारी एक्सपोर्ट्स का बढ़ना। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली वो रेवेन्यू जनरेट होगा। उस रेवेन्यू से आप बेशक फिर डेट सर्विसिंग भी करें और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप भी करें और डेवलपमेंट के काम भी करें और हुकूमत को भी चला लें। बात सारी है कि ये कितना जाना चाहिए एक्सपोर्ट ऊपर। एक्सपोर्ट जा सकता है, हम अगर अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को, उनके डिक्टेशंस ले लेके हम थक गए। FATF एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, ये टोटल डिक्टेशन है भाई हम पर, इसको ले लेके थके, इनको गुड बाय करें और अब हम अपने नए एवेन्यूज देखें। वो नए एवेन्यूज जो है हमारे, वो हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उसमें से आप तकरीबन अपनी एक्सपोर्ट को ये 25 बिलियन के जो पे आप एक बैठे हुए हैं, इसमें से निकल नहीं चाह रहे। इस ऑर्बिट से निकलकर आपको तकरीबन $80 बिलियन तक जाना है। एग्रीकल्चर में कॉपरेशन हो सकता है, इंडस्ट्रीज में कॉपरेशन हो सकता है, आपके लाइव स्टॉक में हो सकता है, आपकी डेयरी फार्मिंग में हो सकता है। सबसे बढ़कर आपके पास 700 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है फ्रॉम सिंध टू बलूचिस्तान। आपके पास सी फूड है, आपके पास फिशेज हैं। एक लुकमा देना था आपको, एक लुकमा देना था। बात यह है कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी टो की रुपी डिप्रिशिएशन की, ठीक है, डिवैल्यूएशन कह लें, रुपये की कदर को कम करने की। और इन्होंने कहा कि जी सागडार बड़ा बुरा आदमी। सर अस्सलाम वालेकुम, सागडार साहब प्रोग्राम देखते हैं पर पसंद नहीं करते होंगे मुझे, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनको भी कहीं हमने लिहाज नहीं किया उनका जब वो थे फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन बात यह है कि जब आप डॉलर की कदर बढ़ा देते हैं, रुपये की कम कर देते हैं, लेट्स से रफली अबाउट 60 रुपीज़, हमने देखा कि इस गवर्नमेंट में आने के बाद रफली अराउंड 60 रुपीज़ डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। तो इसमें आप जितना भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो तो US डॉलर में काउंट करेगा ना।
तो अगर आप फिर कैसे आप 23 बिलियन डॉलर को आप सुपरसीड करोगे? आप तो और डॉलर वैल्यू में कम हो जाओगे ना। ये चीज़ तो डिस्क्लोज नहीं कर रहे, छुपा रहे हैं ये चीज़। इन रियलिटी में भी आपका वॉल्यूम बढ़ जाए, बट पैसे के हिसाब से तो आप वहीं खड़े रहोगे ना। आप ही की काफ़ी दफ़ा मैंने देखा है, आप डिस्कोर्स करवाते हैं कभी कभार पढ़े लिखे लोगों का, तो वो कहते हैं हम 100 अरब डॉलर कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा डॉलर को महंगा करते जाएंगे, आप कितनी भी कोशिश करें, आपकी एक्सपोर्ट डॉलर्स के अंदर कम ही रहेगी। क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि बात आपकी ठीक है, लेकिन जब आपके इंपोर्ट बिल पे बर्डन आता है ना, जब आपके इंपोर्ट बिल पर बोझ आता है, जब आप इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, आप देखिए ना, इस वक्त एक फिगर लेकर के आप बात कर लेना, आपका इस वक्त की इंपोर्ट जो है वो तकरीबन 55 बिलियन डॉलर तक है और आपकी एक्सपोर्ट वो 25 बिलियन डॉलर पे आके रुकी हुई। अब लगभग 30 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट, 28 से 38 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है आपका, जो कि अलार्मिंगली बढ़ता चला जा रहा है, नैरो नहीं हो रहा बल्कि वाइड हो रहा है। तो आप ये देखते हैं कि जब आपके इंपोर्ट बिल पे बोझ आता है, तो जब आप तो अल्लाह मोहल्ला आपकी रुपी ऑटोमेटिकली डेप्रिशिएट होती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका रुपया खुद ब खुद डेप्रिशिएट हो जाता है। आपका पेट्रोलियम प्राइसेस दुनिया में बढ़ रहे हैं, आपके भी पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आप ज्यादा पे कर रहे हो, आप गैस के लिए पे कर रहे हो, आप इंपोर्ट कर रहे हो एलपीजी, एलएनजी, पता नहीं क्या क्या। इसके अलावा आप देखें कि इलेक्ट्रिसिटी में आप इतना टैक्सेस डाला हुआ है। अशिया खुर्दोनोश की बात हो रही थी, आप बड़ी गहरी निगाह रखते हैं ये फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर के ऊपर भी, ज़रा इसका भी थोड़ा जिक्र करें कि खाने पीने की अशिया जो महंगी हो गई हैं, और बिलखुसूस हमारे जो स्टेपल जो प्रोग्राम से पहले भी हम जिक्र कर रहे थे इस बारे में, सर ये क्या होगा? ये तो फूड इन्फ्लेशन को भी तो देखिए कहाँ जाएगी ये फूड इन्फ्लेशन तो भाई लगातार बढ़ता चला जा रहा है और बहुत अलार्मिंग और बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। इसको गवर्नमेंट को फौरन कंट्रोल कर, इसका एक ही तरीका है कि फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिए जाएं, पीजेंट्स को मॉडर्नाइज किया जाए, उनको सीड दिए जाएं अच्छे वाले, उनको फर्टिलाइजर दिया जाए, मैकेनिज्म हो, और टैक्स हॉलिडे दे दें कुछ दिनों के लिए एग्रीकल्चर पे। जब आप ये करेंगे तो आपका एग्रीकल्चर बूस्ट वापस आए। देखिए, काफी शर्म की बात है, हम लोग लीडिंग कंट्री थे कॉटन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, आज कॉटन प्रोड्यूस करने में, आज हम अपने वो टारगेट्स उतनी मिलियन बेल्स के टारगेट ही नहीं पूरे कर पाते कॉटन में। कॉटन, व्हीट, शुगर, टोमेटो, पोटैटो, पता नहीं क्या क्या, और पल्सेस भी जो कहते हैं जी एक आम आदमी का खाना है पल्सेस, वो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ला मोहल्ला ये सारी चीजें महंगी है, इसका असर आम आदमी पड़ता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी एग्रीकल्चर, हमने पिछले दिनों 7 से 6 बिलियन डॉलर का बोर्ड डाल दिया इंपोर्ट बिल पे, फिर एग्रीकल्चर को भी इंपोर्ट कर लिया। ये सारी चीजों को बड़ा सीरियसली देखना है, कुछ भी नहीं तो करीबी निगाह से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे जो चैलेंज है, जो अपॉर्चुनिटी बनाना है इस चैलेंज को, वो यही है कि हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इंप्रूव करें। बड़ी अहम बात है, और हुकूमत के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि ये जो कह रहे हैं कि जनाब फोन हम इंपोर्ट नहीं करने देंगे, हम गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर, बाबा दाल तक बाहर के मुल्क से आ रही है आपके मुल्क के अंदर, फल फ्रूट तक आप बाहर से मंगवा रहे हो, प्याज आपके पास पूरा नहीं होता, आपकी प्लानिंग इतनी, मैं क्या कहूँ, प्लानिंग आपकी थोड़ी खराब है, आपके प्याज नहीं होता, कभी आलू कम हो जाता, कभी कुछ। यार लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। मुझे एक बात कहने मैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक बात कहने दें, फिर उसके बाद आप ब्रेक ले लें, मजा खत्म हो जाएगा। वरना मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ कुछ फाइनेंशियल बैरन्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारी एग्रीकल्चर पे कब्जा कर लिया। वो वल्चर्स हैं, वो गरीब का खून चूस रहे हैं, वो महंगाई को बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि उनकी तरफ देके इन वर्चर्स को खत्म करना है, हमें इन्हें एरेडिकेट करना है, तब हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इजीली कॉम्पिटिटिव वेज में उसी अंदाज में ला सकते हैं आज से 10 साल 20 साल पहले जिस तरह हम अपनी चीज़ों को बेचा करते थे। बड़ी अहम बात की आपने नाजरीन। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अतीक रहमान साहब के साथ बात हो रही थी, ब्रेक पे जाने से पहले जज्बाती हो भी गए और सही जज्बाती हुए, और जैसे इन्होंने कहा कि मज़ा ना आता अगर बात ना करते, तो इन्होंने खुल के बात कर दी। अब बात यह है कि सर ये लोग जो लिबादा ओढ़े बैठे हैं, ज़ाहिरी तौर पर ऐसा शो कर रहे हैं कि बिजनेसमैन है, लेकिन एक्चुअली आपने इनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हम दोहराऊँगा नहीं, लेकिन ज़ाहिरी बात है ये लोगों से बेनिफिट ले रहे हैं, हमारे मुल्क का बेनिफिट खींच रहे हैं, और आवाम को काफ़ी दुश्वारियाँ और तकलीफ़ें हो रही हैं, लेकिन इन्होंने अपनी इजारादारी बरकरार रखी हुई। लेकिन नाजरीन के लिए ये भी मैं बताता चलूँ, जो अतीक रहमान साहब ने इशारा किया, ये लोग इस माशरे के शुरफा कहलाते हैं।
सूट बूट पहन के घूमते हैं, ज़ाहिरी तौर पर आप इनको देखेंगे तो ये कारोबारी शख्सियात के तौर पे काम करते हैं, लेकिन अंदर से जो इनके काम है वो अतीक रहमान साहब ने आपको बता दिया। सर हुकूमत करे तो क्या करे, ये तो कभी कभार हुकूमती सफ़ों में भी आकर बैठ जाते हैं, इनको हटाओ भी तो ये प्रेशर ग्रुप बन के अपने आप को सामने लाते हैं, नाम किसी का भी नहीं लेते, कोई ज़रूरत भी नहीं है। इशारे इशारे में आपने बहुत सारी बातें की, इशारे इशारे में मैंने भी बोल दिया, कैसे कंट्रोल करें सर इनको बताएं जी। देखिए बात सारी ये है कि कंट्रोल कैसे करें कैसे नहीं करें, सारी सूरत हाल है, हमें कुछ भी करना है तो एक बात का ख्याल रखना है कि हमें मुल्क की इकनॉमी पे सबसे ज़्यादा बात करनी है। ये जो हम इधर उधर की बातें करते रहते हैं ना, और ख़ास करके हमारे टीवी शोज़ वगैरह में और सब में, मैं कभी कभी ढूंढता हूँ कि वो इकनॉमिक की बात कौन करेगा, कब करेगा, इकनॉमिक चार्टर की बात कौन करेगा, अगर पिछली हुकूमत ने कोई अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ कौन करेगा, आने वाली हुकूमत कोई अच्छा काम करना चाहती है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, ये हुकूमत अगर कोई अच्छा काम कर रही है तो इसको कहते हैं इकनॉमिक चार्टर। इकनॉमिक चार्टर 1947 से लेकर अब तक मैं देख रहा हूँ कायम ही नहीं हुआ। भाई जो अच्छा काम है उसको कंटिन्यू करो और मजीद अच्छा काम करने की कोशिश करो। हर चीज से पहले हमें सोचा होगा कि हम अपने मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं, हर आदमी को अपना किरदार। दूसरा, लिफ्टिंग ऑफ द पॉवर्टी, गुर्बत को मिटाना है। गुर्बत बढ़ती चली जा रही है, पॉवर्टी लेवल हमारे पहला कोविड आया 30% पे थे, सेकंड आया 40 पे आए, जितने भी एफर्ट कर लें इस वक्त हम बिलो पॉवर्टी लेवल 50% बल्कि 60 पे जा रहे हैं। दिस इज वेरी चैलेंजिंग एंड अलार्मिंग, बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। अब अगर आप महंगाई का तूफान इन पर डाल दें, हर चीज़ को महंगे कर दें, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे पल्सेस हो, कुछ भी हो, गोश्त तो दूर की बात है, तो बात सारी ये है कि इस चीज़ से इंसान बहुत परेशान और बेकल नजर आ रहा है इस वक्त। आपने देखा होगा दो टर्म यूज हुए, एक था पॉवर्टी एलिविएशन, यानी लोगों को एलिविएट करके गुर्बत से निकालना, फिर आ गया पॉवर्टी रिडक्शन। तो समझ नहीं आई क्या चाह क्या रहे हैं, मतलब व्हाट इज द पॉलिसी एंड द स्ट्रेटजी दैट वी शुड फॉलो। How can we get poor people, I mean, how can we get them to have at least 3 meals or at least 2 square meals a day? क्या कहते हैं आप? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दें, सीधी सी बात है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दे, चीजें आम खुद सस्ती हो जाएंगी। फार्मास्यूटिकल गुड्स की मिसाल ले लेना आप, आपकी दवाई क्यों महंगी है? एक आम आदमी की पहुंच से बाहर है दवाई खरीदना इस वक्त। वो इसलिए महंगे कि सारा का सारा उसका रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हो, फिर इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे आप ड्यूटीज लगाते हो। चलो पिछले दिनों शोर मचाया गया तो वो ड्यूटीज विड्रॉ कर दी गई। जब वो सारा कुछ इतना महंगा होता है, जब रॉ मटेरियल इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, भाई लोकली रॉ मटेरियल बनाओ, चीज़ों को सस्ता करो, लोगों को चीज़ें सस्ती मिले, प्रोडक्शन की कॉस्ट नीचे करो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे लेकर के आओ। ये सब कैसे होगा? ये सारी चीज़ें प्लानिंग से होंगी और ये सब प्लानिंग के लिए एक आइडिया डेवलपमेंट होना चाहिए, सबका कंसेंसस हो, ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस मिलकर बैठे, दूसरी बातों पे सर पुटावल ना करें, ये करे कि मुल्क का एक आम आदमी सुख का सांस कैसे लेगा, इस महंगाई से उसको कैसे निजात मिलेगी। बाजार जाएगा तो कुछ खरीद के आएगा, ऐसे नहीं होगा चीजों के दाम पूछ के वापस आ जाए, उसकी पहुंच से बाहर हो। इस वक्त तो सूरत हाल ये कि चीजों की कीमतें उसकी पहुंच से बाहर है। आपने तो बकरे और गाय का नाम लिया, सेक्रीफाइस एनिमल्स का नाम लिया, लेकिन मैं तो आम चीजों का नाम लेता हूं। बाय द वे एक बात आपको बता दूं कि ऑनलाइन परचेजेस में रिकॉर्ड हिस्टोरिकल इस बार बिक्री हुई है सेक्रीफाइस एनिमल्स की 0.6 मिलियन आपके सेक्रीफाइस एनिमल्स स्लॉटर के इस वक्त बिके, सिर्फ ऑनलाइन सेल होने की वजह से। ये भी एक हिस्ट्री है, ये भी एक अच्छी चीज सामने। भाई बहुत सारे मौजूआत के ऊपर आपके साथ बात करनी है और गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। ऑन स्क्रीन भी हम कोशिश करते हैं बात करें, ऑफ स्क्रीन भी मैं राय आपकी लेता रहता हूँ कि भाई बताते रहा करें कि कौन कौन से ऐसे मौजूआत हैं जो कि अहमियत तलब हैं। और अभी भी जैसे गुर्बत का मौजू, इसके हिसाब से मैंने इसीलिए आपका इंतखाब किया ताकि इस मौजू के ऊपर खुल के बात हो सके। नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।